कैंसर की ट्रीटमेंट में 3 चीजें होती है। एक होती है सर्जरी, एक होता है रेडिएशन और एक होता है कीमोथेरेपी। तो 70% ऑफ द टाइम जो है कैंसर ट्रीटमेंट में पेशेंट्स कीमोथेरेपी या टारगेट थेरेपी या इम्यूनोथेरेपी पे रहते हैं। ओवरऑल हमारा जो इंटेंशन रहा है कि हम लोग इस जर्नी को कैसे इजी कर सकते हैं। एवरी ईयर हम लोग चाहते हैं कि कोई एस्पेक्ट पेशेंट का ट्रीटमेंट का उसको इम्प्रूव करें। जैसे हम लोग साइकोलॉजी पे काम कर रहे हैं, हम लोग आज पेशेंट की डाइट पे काम कर रहे हैं, पेशेंट की फिजियोथेरेपी पे काम कर रहे हैं। सारे सेंटर्स जो है वो इमरजेंसी के लिए इक्विप्ड है। सारे एमओसी सेंटर्स में आज जितने रिक्वायर्ड इंश्योरेंसेस है, प्राइवेट हो, गवर्नमेंट इंश्योरेंसेस हो, वो सारे अवेलेबल है। किसी भी बड़े हॉस्पिटल के कंपैरिजन में एमओसी में आप जाओगे तो 30-40% का कॉस्ट है। गवर्नमेंट ने ड्रग्स का, जो मैंने बोला, कैंसर की दवा का जो खर्चा है वो काफ़ी हद तक कम किया है। और कीमो देते वक्त कोई पेन नहीं होता, कोई गर्मी, कोई जलन नहीं होती। कीमो देते वक्त लोग आराम से टीवी देखते हैं या सो जाते हैं। एमओसी इज नॉट ओनली कीमोथेरेपी सेंटर, इट्स अ कैंसर रिसर्च सेंटर। मुझे अभी कैंसर हो गया तो मेरे ख्याल से 3-6 महीने में सर्वाइव करूँगा। पर ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज 2025 में आप कोई भी बीमारी लीजिए कैंसर की, और कोई भी स्टेज लीजिए, उसमें बहुत अच्छे ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार सर, मुझे इस पॉडकास्ट की शुरुआत इस सवाल से मैं करना चाहूँगा कि आप 10 साल से कैंसर पेशेंट्स को देख रहे हैं, तो इस पूरे जर्नी में कैंसर पेशेंट्स को ट्रीट करना मेडिकली और इमोशनली कैसा रहा है? सबसे पहले तो धन्यवाद, मुझे आपने यहाँ बुलाया और मेरी बात रखने का मौका दिया। 10 साल से मैं प्राइवेट प्रैक्टिस में हूँ। इन 10 सालों में मेडिकली आप अगर कहोगे तो ट्रीटमेंट करना मेडिकली कोई डिफिकल्ट बात नहीं है। प्रोटोकॉल्स है वो हम लोग फॉलो करते हैं। इमोशनली थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है पेशेंट्स को हैंडल करना, क्योंकि कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसका नाम सुन के लोग एक अलग ही विश्व में चले जाते हैं। तो उनको ये समझाना कि इसमें भी इलाज हो सकता है और इसके लिए अच्छे अच्छे ट्रीटमेंट्स है और इससे बाहर आ सकते हैं, ये जो पार्ट है ये थोड़ा कभी कभी डिफिकल्ट जाता है। क्योंकि आप जब किसी को ये बताते हो कि आपके रिपोर्ट में कैंसर आया है, तब डॉक्टर भले 10 चीजें बोले, वो सामने जो बैठा हुआ व्यक्ति है कुछ समय के लिए उसका सुनना बंद हो जाता है। तो उनके हिसाब से कम्युनिकेट करना, और वो कम्युनिकेशन में उनका ब्रेकडाउन ना हो इमोशनली, फाइनेंशियली, हर चीज से, ये ध्यान रख के काम करना पड़ता है। वो थोड़ा कभी कभी कुछ केसेस में डिफिकल्ट हो जाता है। कैंसर ये एक ऐसी बीमारी है जहाँ पे एक उसका एक मल्टी मॉडल अप्रोच है। yes. जिसमें केमोथेरेपी, सर्जरी, रेडिएशन, ये सब होता है। इसमें आपने कीमोथेरेपी कम्युनिटी सेंटर्स बनाने का सोचा कैसे, और इसके पीछे विजन क्या था? तो अगर हम लोग कैंसर ट्रीटमेंट को डिवाइड करते हैं तो कैंसर की ट्रीटमेंट में 3 चीजें होती है। एक होती है सर्जरी, एक होता है रेडिएशन और एक होता है कीमोथेरेपी। सर्जरी जो है वो एक छोटा पार्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो अगर आप पूरी ट्रीटमेंट को 100% में डिवाइड करें और टाइम के हिसाब से हर एक को परसेंटेज देते, तो सर्जरी करके रिकवरी होने को 2 से 3 हफ्ते लगते। सर्जरी 1 डे का प्रोसीजर होता है। पेशेंट को रिकवरी, सूचर सब आउट होने में 2 से 3 हफ्ते लगते हैं। 1 महीने में पेशेंट सर्जरी से बाहर आ जाता है, कोई भी सर्जरी हो। रेडिएशन जो पार्ट है वो एक तो सब लोगों को जरूरत पड़ती नहीं है, कि सारे कैंसर्स में रेडिएशन की जरूरत नहीं। Right. और जिस कैंसर में रेडिएशन की जरूरत पड़ती भी है, उसमें रेडिएशन जो होता है मैक्सिमम 6 वीक्स या उससे आगे पीछे होता है। सो अगर टाइम में आप डिवाइड करें तो 1 महीना सर्जरी के लिए और 6 हफ्ते, 1.5 महीना रेडिएशन के लिए, जिसको जरूरत पड़ता है। वही आप अगर कीमोथेरेपी को टाइम वाइज देखें तो मिनिमम 6
कीमो तो हम लोग मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स को देते हैं जिनको जरूरत है, तो वो 4.5 महीने हो जाते हैं। और जो बाकी पेशेंट जिनमें हम लोग सर्जरी या रेडिएशन नहीं करते हैं, जिनकी बीमारी एडवांस है, उनका ट्रीटमेंट तो कंटिन्यू चलता है। किसी को कीमो चलता है, किसी को टैबलेट्स चलते हैं, किसी को टारगेट थेरेपी है, किसी को इम्यूनोथेरेपी है, तो उसमें टाइम का कोई लिमिटेशन नहीं है। तो अगर आप सारे कैंसर्स को लें और अलग अलग स्टेजेस के हिसाब से अगर आप टाइम देखें कि कौन सी ट्रीटमेंट ज्यादा टाइम पेशेंट्स लेते हैं, तो 70% ऑफ द टाइम जो है कैंसर ट्रीटमेंट में पेशेंट्स कीमोथेरेपी या टारगेट थेरेपी या इम्यूनोथेरेपी पे रहते हैं। जो आप पूरा कैंसर का यूनिवर्स अगर लेंगे तो उसमें 70% लोग कोई ना कोई थेरेपी पे या टारगेट थेरेपी पे रहते हैं। ओके, सो हमने जो 70% है उस पर फोकस करना ज्यादा जरूरी समझा, क्योंकि ये जो भाग है इसमें पेशेंट्स के साथ रहना और उस जर्नी को सफल रखना, सुखद रखना, उसमें ये रिकरिंग मतलब कंटिन्यूस प्रोसेस होने के कारण उसको इजी कैसे कर सकते हैं जिससे पेशेंट ये 70% टाइम अच्छे से स्पेंड करे, ये हमने चाहा। और उसके लिए हमने फोकस किया कि हम लोग कीमोथेरेपी सेंटर्स बनाएंगे जो डेडिकेटेडली सिर्फ पेशेंट को कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, टैबलेट्स, ओपीडी कंसल्टेशन और उसमें जो इमोशनल सपोर्ट है, फाइनेंशियल सपोर्ट है, पेशेंट्स के जो अदर नीड्स है लाइक डाइट नीड्स है, साइकोलॉजिकल नीड्स है, उस पर फोकस करेंगे। सो हम लोग जो 70% पार्ट है आज कैंसर जर्नी का, उसको फोकस कर रहे हैं स्पेशलिस्ट की तरह और उस जर्नी को इजी कर रहे हैं। ओके, सो इन सब सेंटर्स का फैमिलीज पे कैसा एक प्रभाव रहा है? उनकी लाइफ में क्या क्या बदलाव आया इन सेंटर्स के? ये बहुत अच्छा सवाल है। तो जैसे हम लोग कैंसर का वर्ड सुनते हैं एज ए पेशेंट, तो हमारे दिमाग में बड़ा हॉस्पिटल आता है, बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, कुछ लोगों को कुछ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स का इमेजेस आता है कि वहां पे कोई रहेगा जिसके नाक में नली होगी, वैसे पेशेंट्स लोग सोचते हैं। पर आज वैसा नहीं है। आज आप ये जो ऑन्कोलॉजी सेंटर्स में आते हैं या एमओसी सेंटर्स में आते हैं, तो वहां पे डेडिकेटेड पेशेंट्स रहते हैं, बहुत रश नहीं है, तो पेशेंट्स और एक बहुत बड़ी बिल्डिंग नहीं होती है, एक डेडिकेटेड सेंटर है। सो पेशेंट भी जब आता है तो उसको ऐसा नहीं लगता कि मुझे कुछ भयानक हुआ है। एक साफ सुथरी अच्छी जगह है जहाँ पे कोई किसी प्रकार का हॉस्पिटल का स्मेल नहीं है, राइट, जहाँ पे एक क्लीनलीनेस मेंटेन्ड है, तो वहां पे आके पेशेंट एक तो कंफर्टेबल हो जाता है और जो एनवायरनमेंट है उसको हमने सिंपल रखने की कोशिश की है, जिससे पेशेंट को ये ना लगे कि मुझे कुछ भयानक हुआ है, कुछ बड़ा हुआ है, राइट। सो बीमारी भले नाम में बड़ी है, बट अगर उसको हम लोग हमारे विचारों में या हमारे स्वभाव में उसको बड़ा नहीं करेंगे और उसको छोटा रखेंगे, तो पेशेंट को भी वो वैसे ही दिखेगी। और हमारे सेंटर्स के थ्रू या हमारे ओवरऑल सर्विसेज के थ्रू हमने देखा है कि अगर केयर आपकी अच्छी है और आप उसको छोटे तरीके से दो, तो पेशेंट का ब्रेकडाउन नहीं होता है, पेशेंट को ऐसा लगता नहीं कि मुझे कुछ बड़ा हुआ है। सो ये सेंटर्स पे आने के बाद क्या होता है ना, एक तो रिलेटिव्स जो है पेशेंट के, वो भी बहुत जरूरी कंपोनेंट है आज, क्योंकि पेशेंट के साथ रेगुलरली किसी का रहना मेट्रो सिटीज में इतना इजी नहीं है। बच्चों की भी जॉब्स है, कोई काम कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है, किसी के जूम कॉल्स होते हैं, मीटिंग्स होती है। तो ये सब सेंटर्स में हम लोग वो सब चीज का ध्यान देते हैं कि आप आइए, आप एक बार आ जाएंगे तो बाकी सब चीजें सेंटर पे हो जाएंगी। तो वो भी पेशेंट देखता है कि मेरे कारण किसी को ज्यादा तकलीफ नहीं हो रही है, मेरे फैमिली मेंबर्स भी कंफर्टेबल है, राइट। और हमने ये सेंटर्स अक्रॉस द सिटी सब जगह पे लगाए। जैसे मुंबई में अगर आप देखोगे तो आज 9 सेंटर्स है और मेरे ख्याल से 2-3 महीने में आ जाएंगे, तो 11 सेंटर्स मुंबई में हो जाएंगे, जिससे लोगों का जो ट्रैवलिंग पार्ट है वो कम हो गया। पहले लोग 4-4 घंटे ट्रैवल करते थे ट्रैफिक्स में, कभी कभी 2-3 घंटे में भी हो जाता था, पर आके जाके 4 घंटा इज वेरी डिफिकल्ट। तो आज आपके घर के करीब हाफ एन आवर में आप पहुंच सकते हैं, थेरेपी खत्म कर सकते हैं, 6 घंटे में वापस आ सकते हैं, राइट। सो ओवरऑल हमारा जो इंटेंशन रहा है कि हम लोग इस जर्नी को कैसे इजी कर सकते हैं, है ना, और कैसे उनको कंफर्टेबल कर सकते हैं, जिसमें आई थिंक एमओसी कुछ हद तक सफल हुआ है। और ये एक प्रोसेस है, हम लोग चाहेंगे कि इसको और कैसे कंफर्टेबल किया जाए, राइट। सो अगर मैं एमओसी के मॉडल को सही समझूं तो यहाँ पे सर्जरी नहीं होती, यहाँ पे रेडिएशन होता है, यहाँ पे केमोथेरेपी होती है, बट सर्जरी नहीं होती, जिसके लिए पेशेंट को दूसरे हॉस्पिटल में भेजना ही पड़ता है। तो कहीं ना कहीं ये इनकन्वीनियंस लगता है आपको? सी
इनकन्वीनियंस नहीं बोलूंगा मैं, आप हमारे यहाँ पे सर्जरी और रेडिएशन दोनों नहीं होते। ओके। ठीक है, जैसे मैंने बोला पहले कि 1 महीना सर्जरी का पकड़ो आप रिकवरी, उसमें हॉस्पिटल में 10 से 15 दिन, और रेडिएशन का तो ओपीडी बेसिस ट्रीटमेंट होता है। तो ये दो चीजों को हम लोग अलग देखते हैं। ओके। सो जैसे हम लोग कीमोथेरेपी या प्लानिंग के स्पेशलिस्ट है एज एन ऑन्कोलॉजिस्ट, राइट, वैसे हम लोग चाहते हैं कि ये जो 15-20 दिन का सर्जरी का टाइम है वो भी पेशेंट किसी स्पेशलिस्ट के पास जाके करे। ओके, राइट। तो वैसे हम लोग एक ऑन्को सर्जन, कोई स्पेशलिस्ट जो रहेंगे किसी बीमारी के लिए, जैसे ब्रेस्ट कैंसर है, तो हम चाहते हैं कि हमारा पेशेंट जो बेस्ट ब्रेस्ट कैंसर सर्जन है इस सिटी में, उसके पास जाके ये टाइम स्पेंड करे, अच्छी सर्जरी करे, जो मेरा स्किल सेट नहीं है, राइट। और वो 10-15 दिन वो वहां पे जाके उनके यहाँ पे सर्जरी करते हैं, सर्जरी के बाद वापस आ जाते हैं। ओके। सो मैं कहूंगा ये पेशेंट के लिए ज्यादा कन्वीनियंट है दैट उस समय उनको जिस डॉक्टर की जरूरत है उस डॉक्टर के पास हम लोग भेजते हैं, राइट। हम नहीं चाहते कि जो हमारा स्पेशलिटी नहीं है उस पर हम ध्यान दें, हम चाहते हैं कि जो हमारा काम है उसको हम लोग 200% कैसे अच्छे से अच्छा करें, और जो मेरा काम नहीं है, जो कोई और अच्छे से कर रहा है, मैं उसके पास पेशेंट को कैसे गाइड करूं, राइट। सो वो हम लोग करते हैं। सो एमओसी का अप्रोच यही है कि हम वो एक चीज सही ढंग से करें जिसमें हम माहिर है, और एमओसी केमोथेरेपी में सबसे ज्यादा माहिर है। कीमोथेरेपी, टारगेट थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, जैसे आपने कहा कि जब कोई व्यक्ति एक ही चीज करता है, जैसे कुम्हार है वो एक ही चीज रोज करता है, तो उसके जैसा घड़ा कोई नहीं बना सकता, right. क्योंकि वो सालों से वही कर रहा है। हम लोग भी वही करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम लोग पेशेंट के साथ वो जो 70% टाइम है उस पर ही फोकस करें, और उस चीज को अगर हर साल हम लोग 5% भी हम लोग हमारे में इंप्रूवमेंट लाते गए, सो 10-15 साल में हम लोग कहाँ पहुंच पाएंगे जो हम लोग 10 साल से कर रहे हैं। एवरी ईयर हम लोग चाहते हैं कि कोई एस्पेक्ट पेशेंट का, ट्रीटमेंट का, उसको इंप्रूव करें। जैसे हम लोग साइकोलॉजी पे काम कर रहे हैं, हम लोग आज पेशेंट की डाइट पे काम कर रहे हैं, पेशेंट की फिजियोथेरेपी पे काम कर रहे हैं, पेशेंट के जेनेटिक्स पे काम कर रहे हैं, हम लोग पेशेंट के कॉस्मेटिक्स पे काम कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि हर एक पार्ट जो है 70% में, इस पे हम लोग फोकस करें और उस पे फोकस रहे, और हर बार उसमें कुछ परसेंटेज इंप्रूव करें हर साल। ये हमारा फोकस है, रादर देन डूइंग जो हमको नहीं आता है उसको हम लोग सीखने जाए, उससे अच्छा जो हमको आता है उसको और बेहतर कैसे कर सकते हैं, ये हमारा प्रयास है। राइट। सो जब एमओसी जैसे केमोथेरेपी डे केयर सेंटर में इमरजेंसी आती है, तो आप इमरजेंसी को कैसे हैंडल करते हो? यस, ये आई थिंक ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, क्योंकि जब पेशेंट्स हमारे ओपीडी में आते हैं तब वो देखते हैं हाँ ये सेंटर है, यहाँ पे डॉक्टर्स है, पर अगर मेरे पेशेंट को अचानक से कुछ रिएक्शन हो तो क्या करेंगे? तो मैं सबको ये कहना चाहूंगा, मेरे पेशेंट से या जो जनरल ऑडियंस है उनको, कि सारे सेंटर्स जो है हमारे वो इमरजेंसी के लिए इक्विप्ड है। ओके। वहां पे हर सेंटर में एक इंटेंसिविस्ट यानी एक इमरजेंसी स्पेशलिस्ट होता है। ओके। उसको लगने जो जरूरत लगती है, जैसे एक वेंटिलेटरी सपोर्ट है, वो रहता है। तो अगर कुछ भी होता है तो वो मैनेज करने के सारे प्रबंध है। तो किसी पेशेंट को कोई इमरजेंसी में इनकन्वीनियंस नहीं होगा, इसका हमने पूरा ध्यान दिया। तो उसके लिए हम लोगों को कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं। ओके। सो अगर इमरजेंसी आ जाए तो पेशेंट को एमओसी डे केयर सेंटर से किसी हॉस्पिटल ले जाना पड़े, या वो वहीं पे मैनेज हो जाएगा? वहीं पे मैनेज हो जाता है, वहीं पे मैनेज हो जाता है। पेशेंट को 90% ऑफ द कुछ इमरजेंसी आती है, जैसे ट्रीटमेंट चल रहा है उसमें किसी को रिएक्शन आ गया, 90% ऑफ चीजें वहीं पे मैनेज हो जाती है। ओके। उतनी फैसिलिटी पूरी है। ओके। कोई पेशेंट को अपनी बीमारी के कारण कुछ तकलीफ हो सकती है, जैसे किसी को छाती में पानी भर जाता है तो वो ओपीडी के लिए आते हैं और दम लग रहा है उनको, है ना, किसी के पेट में पानी हो गया है और उसको निकालने की जरूरत है। ऐसा अगर कोई पेशेंट है तो उसको हम लोग जो हमारे अटैच्ड हॉस्पिटल है उसमें हम लोग हमारे अंडर ही एडमिट करते हैं। ओके। तो वहां पे भी केयर हमारी होती है, हमारे अंडर एडमिट करते हैं और वहां पे उनको जो जो रिक्वायरमेंट सर्विसेज है वो दे के फिर डिस्चार्ज करते हैं। ओके। और एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, क्या एमओसी में कैशलेस मेडिकल इंश्योरेंस कवर होता है? सारे एमओसी सेंटर्स में आज जितने रिक्वायर्ड इंश्योरेंसेस है, प्राइवेट हो गवर्नमेंट इंश्योरेंसेस हो, वो सारे अवेलेबल है। और जो नए नए सेंटर्स भी आ रहे हैं उसमें भी जैसे जैसे हम लोग एनरोल कर रहे हैं, जितनी जल्दी हो सके सारे सेंटर्स में हम लोग इंश्योरेंस कंप्लीट कर रहे हैं। ओके। जो एग्जिस्टिंग है उसमें सारे इंश्योरेंस अवेलेबल है। ओके। डॉक्टर साहब, हम अब ऑन्कोनॉमिक्स के बारे में बात करेंगे। ऑन्को मतलब कैंसर का भी एक बड़ा इकोनॉमिक्स होता है,
ऑन्कोनॉमिक्स में और इस पूरे इक्वेशन में एमओसी जैसे डे केयर सेंटर्स पेशेंट्स पे जो फाइनेंशियल बर्डन होता है वो ओवरऑल कैसे कम करते हैं? सो देखिए, एक सिंपल अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बता सकता हूँ कि अगर कोई बहुत बड़ा हॉस्पिटल है जो कैंसर केयर दे रहा है, तो उस बड़े हॉस्पिटल के खर्चे भी काफ़ी होते हैं, जहाँ पे स्टाफ 3 शिफ्ट्स में आते हैं, तो उसके वैसे कॉस्टिंग भी होती है। एमओसी जैसे सेंटर में जो फोकस करता है डिलीवरिंग ऑफ थेरेपी में और एडमिशन्स नहीं करता है, उसके ओवरहेड्स कम रहते हैं। राइट। सो ये ओवरहेड्स पेशेंट्स को पास ऑन नहीं होते। दूसरा, हमने जो फील्ड चूज किया है, कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, टारगेट थेरेपी, हम लोग सिर्फ इसी पे फोकस करने के कारण हम लोग बहुत ज़्यादा पेशेंट्स को जो ड्रग कॉस्ट है, आज जो सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ इस पूरे ट्रीटमेंट में है वो है दवा का खर्च। उस दवा के खर्च में हम लोग काफ़ी हेल्प कर पाते हैं, क्योंकि हम लोग यही चीज़ कर रहे हैं ना, तो हम लोग को जो चीज़ें दवा मिल जाती है वो काफ़ी सस्ते दरों में मिल जाती है, जो बेनिफिट हम लोग पेशेंट को दे सकते हैं। सो ये पूरे ट्रीटमेंट में जो सबसे महंगी चीज़ है वो है दवा। वो हम लोग अच्छे दर में इनको दे पाते हैं, और बड़ा हॉस्पिटल ना होने के कारण बहुत जो ओवरहेड्स कम है तो वो भी पेशेंट को नहीं जाते। तो ओवरऑल जो कॉस्टिंग है किसी भी बड़े हॉस्पिटल के कंपैरिजन में एमओसी में आप जाओगे तो 30-40% कम कॉस्ट आती है। ओके। बट केयर जो है, केयर मैं बोलूँगा बहुत अच्छी मिल पाती है, क्योंकि हमारा फोकस हुआ है। ये मैं नहीं कहूँगा कि ये सस्ते हॉस्पिटल्स है, मैं कहूँगा ये कॉस्ट इफेक्टिव हॉस्पिटल्स है, जिसमें केयर डिलीवरी जो है किसी भी, मैं बोलूँगा किसी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल से आप कंपेयर करोगे तो एमओसी में जो कैंसर डिलीवरी केयर है काफ़ी अच्छी होगी, क्योंकि वहाँ का जो स्टाफ है सिर्फ वही कर रहा है 10 सालों से। जो रिसेप्शन है वही डायलॉग डिलीवरी कर रहा है पेशेंट्स के रिलेटिव्स के साथ, वही हैंडल कर रहा है। नर्स जो है, सिस्टर जो है, वही चीज कर रही है। जो आरएमओज है वो भी वही कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये लोग उसमें एक्सपर्ट हो गए, जिससे पेशेंट्स को हर चीज में हेल्प हो जाती है। करेक्ट। सो केयर मैं कहूँगा एट द हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स, जो आप ग्लोबली बोल सकते हो कि मेरे पेशेंट को सबसे अच्छी कैंसर केयर चाहिए, तो यस, आप हमारी स्टैंडर्ड्स ग्लोबल स्टैंडर्ड से कंपेयर कर सकते हैं केयर के मामले में। और कॉस्ट वाइज आप बोलोगे तो उसको कॉस्ट इफेक्टिव बोलूंगा मैं। ओके। जब कैंसर डिटेक्ट होता है किसी भी पेशेंट को, तो उसकी आगे की जर्नी क्या होती है और कितना समय लगता है उसको रिकवर करने में? देखिए, जब कैंसर डिटेक्ट होता है पेशेंट को, तो उस जर्नी को हम लोग कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे एक होता है जब उसको पता चलता है, राइट। सो वो जो 2-3 हफ्ते वो एक्सेप्टेंस में ही जाते हैं कि मुझे ये कैसे हुआ। ये पेशेंट और फैमिली दोनों के लिए एक्सेप्टेंस का प्रॉब्लम होता है। आज बहुत सारे पेशेंट हैं जिनको कुछ आदतें नहीं होती, तो ये मुझे हुआ क्यों, वहां से शुरुआत होती है। फैमिली भी पूछती है कि ये ऐसे कैसे हो सकता है, हमारे फैमिली में तो किसी को नहीं था, और 2 महीने तक तो एकदम अच्छे थे और अभी कैसे हो गया। सो पहले 2-3 हफ्ते तो एक्सेप्टेंस में जाते हैं। उसके बाद आता है एक्सेप्टेंस हो गया, उसके बाद फिर जर्नी स्टार्ट होती है ट्रीटमेंट, है ना। और नेक्स्ट जो पड़ाव आता है वो आता है फाइनेंसेस का। फिर फैमिली मिलके उसको भी पार कर लेती है, राइट। और बाद में वो इमोशनल सपोर्ट और जर्नी होती है। मेरे ख्याल से 1-1.5 महीने बाद पेशेंट सेटल हो जाते हैं, एंड एक बार उनको एक्सेप्टेंस आ जाता है, उसके बाद वो जिस तरह से फाइट करते हैं, सो वो देखने लायक होता है ना। वो एक्चुअली में मैं बयान नहीं कर सकता हूँ कि उनकी जगह आप और हम नहीं बैठ सकते, बट वो शुरुआत के 3-4 हफ्ते आप छोड़ दो, उसके बाद जिस पॉजिटिविटी से पेशेंट्स आते हैं और जिस तरह से वो डॉक्टर के साथ बैठ के बात करते हैं, विच इज़ वेरी डिफरेंट। बहुत अलग कॉन्फिडेंस या बहुत अलग उसके लिए सपोर्ट चाहिए, और उतना स्ट्रांग विल होना बहुत कम लोगों के पास होता है। मैंने 4th स्टेज के कैंसर पेशेंट्स को हंसते हुए देखा है। जो लोग समझते हैं अरे यार इनको तो 4th स्टेज का कैंसर है, ये कैसे हंस सकते हैं, देखा है मैंने लोगों को। सो आप पहला महीना छोड़ दीजिए, उसके बाद किसी पेशेंट्स को मैंने गिव अप करते हुए देखा नहीं है। यस, कुछ पेशेंट्स में कभी कभी
इमोशनल सपोर्ट कम पड़ जाता है तो प्रॉब्लम्स आता है, अदरवाइज फिर आगे का जर्नी ईजी होता है। सो इस पूरे ट्रीटमेंट में केमोथेरेपी का रोल कब स्टार्ट होता है, अर्ली या फिर एडवांस स्टेज में? कीमोथेरेपी का रोल जो है ना डिपेंड करता है बीमारी से बीमारी के हिसाब से। कुछ कैंसर्स में हम लोग पहले कीमो देते हैं फिर ऑपरेशन करते हैं, जैसे ब्रेस्ट कैंसर है, अभी काफी ब्रेस्ट कैंसर्स में पहले कीमो देते हैं। कुछ कैंसर्स में पहले ऑपरेशन होता है फिर कीमो देते हैं, और कुछ कैंसर्स में ऑपरेशन होता ही नहीं, सिर्फ कीमोथेरेपी या इम्यूनोथेरेपी होते हैं। सो ऐसा बोलना मुश्किल है कि कीमो कब दिया जाता है। कैंसर्स जैसे A to Z बहुत अलग अलग प्रकार के कैंसर्स है, कुछ कैंसर्स में तो कीमो लगती ही नहीं है। राइट। सो हर कैंसर के हिसाब से ट्रीटमेंट होता है, हर एक का प्रोटोकॉल होता है। ओके। सो अब कैंसर पेशेंट्स को आप क्या सजेस्ट करोगे या फिर उनकी फैमिलीज को क्या सजेस्ट करोगे अपने कैंसर रिलेटेड फाइनेंसेस को मैनेज करने के लिए, क्योंकि कैंसर का फाइनेंशियल इम्पैक्ट भी बहुत ज्यादा बड़ा होता है? सो मैं कहूँगा कि सबसे बड़ा इम्पैक्ट फाइनेंशियली होता है। ऐसे बहुत कम पेशेंट्स होते हैं जिनका इंश्योरेंस सफिशिएंट रहता है आज। सो मेरा सबको यही सलाह है मेरी कि आप जितना पॉसिबल हो अच्छा इंश्योरेंस कवर लेके रखिए, है ना। अब वो कितना आपके लिए फिजिबल है या कितना राइट इंश्योरेंस अमाउंट है वो हर एक के लिए अलग अलग है, पर मैं ऐसा सलाह दूंगा कि आज अगर कोई 40 साल उम्र का बंदा है या बंदी है तो उसको 50 लाख का तो भी मिनिमम इंश्योरेंस लेके रखना चाहिए, क्योंकि आज आपको दिक्कत नहीं होगी, आपको जब 60 साल के हो गए तब अंदाजन कभी हो सकता है, खुदा ना खास्ता ना हो किसी को, बट हो सकता है। तो 50 लाख का तो होना चाहिए अगर पॉसिबल है तो। नहीं पॉसिबल है तो जो आप मैक्सिमम ले सकते हो मेडिकल इंश्योरेंस वो आपको लेना चाहिए। ओके। क्योंकि और कोई भी एक्सपेंस है ना आपका वो टेंजिबल रहता है, यानी आप मैनेज कर सकते हैं। जैसे घर खरीद रहे हो, गाड़ी खरीद रहे हो, गाड़ी को एक्सीडेंट भी हो जाता है तो उसका कितना खर्चा आएगा, गाड़ी की कीमत से तो ज्यादा नहीं आएगा। राइट। उसको एक मेजर रहता है, पर हेल्थ में कोई मेजर नहीं है, या कैंसर में स्पेसिफिक कोई मेजर नहीं है। वो 5 लाख में भी हो सकता है, 15 में भी हो सकता है, और 1 करोड़ रुपया भी लग सकता है। तो हम लोग हमारे सैलरी के हिसाब से जितना अच्छा कवर ले सके सबसे ज्यादा उस पर खर्चा कीजिए। आप आपकी बाकी जरूरतें, घर, गाड़ी, इसको आप जरूर इंपॉर्टेंस दीजिए, पर सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस मैं दूंगा फैमिली के लिए बड़ा इंश्योरेंस लेके रखिए। किसी को इसकी जरूरत ना पड़े, बट अगर कभी किसी को जरूरत पड़ती है तो उसके कारण आपको कर्जा ना लेना पड़े, उसके लिए मेरी ये सलाह है। राइट। सो आजकल मैं बहुत देखता हूँ गवर्नमेंट भी बहुत ज्यादा स्कीम्स लेके आ रहा है कैंसर के लिए। सो इसका फायदा कैसे हो रहा है सेमी इनकम या फिर मिडिल इनकम ग्रुप्स ऑफ फैमिलीज के लिए? सो गवर्नमेंट्स बहुत अच्छे एफर्ट्स कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने ड्रग्स का, जो मैंने बोला कैंसर की दवा का जो खर्चा है वो काफी हद तक कम किया है। बहुत सारे रेगुलेशंस लाए उन्होंने, जिससे जो कॉस्टिंग 2016 या 14 में थी उससे काफी सस्ते ड्रग्स हो गए हैं। अभी जो हमने GST रेट कट देखा है उसका भी काफी पेशेंट्स को बेनिफिट मिला है। तो गवर्नमेंट अपनी तरफ से दवा में तो काफी डिस्काउंट्स और कोशिश कर रहे हैं। दूसरा, गवर्नमेंट के कुछ स्कीम्स भी है, जिस स्कीम्स के वजह से काफी सारी कीमोथेरेपीज ये फ्री ऑफ कॉस्ट भी होते हैं। जैसे हमारा MOC पनवेल का सेंटर है, वहाँ पे हम लोग एक महात्मा फुले जीवनदायी योजना चलाते हैं, जहाँ पे जो नीडफुल पेशेंट्स है, ऑरेंज कार्ड राशन होल्डर्स है, उनको फ्री में कीमो दिया जाता है। तो गवर्नमेंट्स अपनी तरफ से बहुत एफर्ट्स डाल रहे हैं और ये सब फैसिलिटीज लोगों को अवेलेबल है। डॉक्टर साहब, अब कैंसर के इलाज के लिए कीमो, सर्जरी और रेडिएशन के अलावा भी कोई मेडिसिन है क्या? आज अगर हम सर्जरी, रेडिएशन छोड़ दीजिए, कीमोथेरेपी, जब हम लोग कैंसर का इलाज बोलते हैं तो सबसे पहले दिमाग में आता है कीमोथेरेपी। पर मैं कहूँगा कीमोथेरेपी का जो पार्ट है अभी अभी कम होते जा रहा है। अभी नए थेरेपीज लाइक इम्यूनोथेरेपी, टारगेट थेरेपी, CAR-T थेरेपी, बायोस्पेसिफिक थेरेपीज, ऐसे अलग अलग प्रकार के दवाइयाँ आ रहे हैं। हमने कुछ न्यूज में ये भी सुना था कोई वैक्सीन आने वाली है, लोग बहुत बार मुझे पूछते हैं। तो ये सब नई नई ट्रीटमेंट्स कैंसर में आ रहे हैं, राइट ना। और मेरे ख्याल से अगले 5 से 10 सालों में कीमोथेरेपी का रोल बहुत कम हो जाएगा, और ये जो नए थेरेपीज आ रहे हैं ना, इम्यूनोथेरेपी, टारगेट थेरेपी, इससे रिजल्ट्स भी अच्छे आएंगे, पेशेंट को साइड इफेक्ट भी कम रहेंगे, और मेजरली यही ट्रीटमेंट्स दी जाएंगे पेशेंट्स। ओके सर, ये जो सर्जरी की बात आती है तब लोग ज्यादा नहीं डरते, बट जब केमोथेरेपी की बात आती है तो लोग डर जाते हैं। ये ऐसा क्यों देखा जाता है?
सर्जरी यानी एक ऑपरेशन है। सो कोई भी एडल्ट है या युवा है या प्रौढ़ है, बड़ा है, तो सर्जरी का एक आइडिया होता है। सर्जरी मतलब क्या है, डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर में लेके जाएंगे, एनेस्थेसिया देंगे, ऑपरेशन हो जाएगा, उसके बाद आप अच्छे हो जाओगे, एक समझ होती है लोगों को। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड होता है, क्योंकि हमने किसी का फ्रैक्चर देखा होता है, किसी की उंगली लगी कट गई होती है, उसकी सर्जरी देखी रहती है, लोगों ने सुना रहता है और ये कॉमन नॉलेज रहता है लोगों को। बट आप जब कीमो का बात करते हैं तो कीमो क्या है, इससे ही शुरुआत होती है। कुछ कुछ लोग तो ऐसा सोचते हैं कि कीमो की एक मशीन होती है, उसमें लोगों को लेके जाया जाता है, कीमो देते वक्त बहुत गर्मी होती है, लोग चिल्लाते हैं, उल्टी होती है, ऐसा लोग समझते हैं। ऐसा कुछ होता नहीं। तो कीमो का बेसिक नॉलेज नहीं होता लोगों में, जो होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि कोई वो सब देखता नहीं है ना। उसके लिए थोड़ा डर होता है कि यार कीमो देंगे तो मुझे बहुत तकलीफ होगी क्या, ये सब कुछ मैं कहूँगा फियर ऑफ अननोन रहता है। हाँ, ये मिस इन्फॉर्मेशन है, उसके लिए लोग डरते हैं। पर जब हम लोग उनको बताते हैं कि कीमो के लिए कोई मशीन नहीं होती है, नॉर्मल सलाइन की बोतल होती है। राइट। कीमो देते वक्त कोई गर्मी, कोई जलन नहीं होती। कीमो देते वक्त कोई पेन नहीं होता। कीमो देते वक्त लोग आराम से टीवी देखते हैं या सो जाते हैं, कोई चिल्लाता है, दर्द होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। जब हम लोग ये बताते हैं या पेशेंट्स को दिखाते हैं जिसका कीमो चल रहा है, तब ये डर निकल जाता है। तो कीमो के बारे में कम जानकारी होने के कारण और बहुत सारे गलत इंफॉर्मेशन बाहर होने के कारण लोग डरते हैं। जब हमको ये क्लियर कर देते हैं तब वो डर निकल जाता है। राइट। अब हमारे पूरे डिस्कशन में मैंने एमओसी के कम्युनिटी कैंसर केयर डे केयर सेंटर्स कैसे एक पेशेंट को और अपनी उसकी फैमिली को हेल्प करते हैं ये सुना है। तो मैं आपसे ये जरूर अब जानना चाहूंगा कि एमओसी का एक्सपेंशन का प्लान क्या है, आपके कितने सेंटर्स में, कितने सिटीज में अभी आज डे केयर सेंटर्स है। धन्यवाद, आपने ये सवाल पूछा। आज एमओसी महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में मुंबई में 9 सेंटर्स है, मुंबई के बाहर पूना में 5 सेंटर्स है, नासिक, कोल्हापुर, औरंगाबाद, नागपुर, इन सभी जगहों पे एमओसी की शाखाएं हैं। और आगे 2 से 3 सेंटर एक साल में हम लोग महाराष्ट्र में सोच रहे शुरू करने का। उसी के साथ गुजरात में, अहमदाबाद में 5 सेंटर्स है। बहुत ही जल्दी एमओसी सूरत में जाने का कोशिश कर रही है। साथ ही साथ नॉर्थ में दिल्ली में 2 सेंटर्स ओपन हो रहे हैं, चंडीगढ़ में सेंटर्स आ रहे हैं। देन एमपी में इंदौर है और वहीं और कई सेंटर्स भी ओपन करने का कोशिश कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि सारी बड़ी सिटी जहाँ पे ट्रैवल का एक इशू है, सारे लोग जहाँ पे वर्किंग क्लास है, तो वहाँ पे एमओसी पहुंचे और उनके घर के करीब कीमोथेरेपी की सुविधा उनको दे, जिससे उनको कन्वीनियंस आए लाइफ में और कंफर्ट आए। सो उद्देश्य भी वही है और हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द उस सभी जगह पे पहुंचे जिनको तकलीफ है, उनको उसमें से कैसे बाहर निकाल सकते हैं वो कोशिश करें। डॉक्टर साहब, आप एमओसी के केमोथेरेपी सेंटर्स में केमोथेरेपी छोड़ के और क्या क्या सर्विसेज देते हो? सो एमओसी इज नॉट ओनली कीमोथेरेपी सेंटर, है ना। आपने बोला एमओसी कीमोथेरेपी सेंटर, इट इज नॉट अ कीमोथेरेपी सेंटर, इट्स अ कैंसर रिसर्च सेंटर। ओके। तो कैंसर केयर सेंटर, ठीक है। इसमें कीमोथेरेपी के अलावा सबसे इम्पोर्टेंट साइकोलॉजिकल जो एस्पेक्ट है, उसके लिए साइकोलॉजिस्ट है। अपने यहाँ पे एक वेलनेस प्रोग्राम है। क्या होता है, किसी पेशेंट को साइकेट्रिक प्रॉब्लम नहीं होता है, बट जब ये स्पीड ब्रेकर लाइफ में आता है कैंसर का, तो आदमी थोड़ा सा हिल जाता है। उसको सपोर्ट देने के लिए देयर आर साइकोलॉजिस्ट जो सिर्फ आके बात करते, समय बिताते। राइट। वो जो एकांत होता है पेशेंट के लिए, उसमें उसके लिए बात करनी है, उसके बाद कोई तो चाहिए, तो साइकोलॉजिस्ट वो काम करते हैं। उसको हमने वेलनेस केयर करके नाम दिया है। एक व्हाट्सएप ग्रुप भी क्रिएट किया है जिसपे सारे पेशेंट्स का एक ग्रुप है, जिसपे ये जो वेलनेस लीड्स है हमारे साइकोलॉजिस्ट है, वो उनको हेल्प करते हैं। एवरी वीक में कुछ ना कुछ पोस्ट करते हैं जिससे वो घर पे मोटिवेटेड रहे, और एक इंटरेक्टिव माहौल रहता है जिससे पेशेंट्स अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। कोई पेशेंट कोई चीज से जा रहा है तो वो कैसे उससे बाहर आ सकता है, ये दूसरा पेशेंट सबसे अच्छी तरीके से बता सकता है। एब्सोल्युटली। सो उस प्लेटफॉर्म पे ये थॉट्स शेयर होते हैं जो एज अ पेशेंट मैंने फर्स्ट वीक में सफर किया।
तो आज किसी ना किसी और का फर्स्ट वीक होगा तो मैं किसी को हेल्प कर सकता हूँ, तो वो ग्रुप्स में वो हेल्प हो जाता है। तो एक वेलनेस प्रोग्राम बहुत अच्छा है, लोगों को बेनिफिट हो रहा है। दूसरा, हमारे यहाँ पे ऑन्को न्यूट्रिशन यानी डाइटिशियन का एक बहुत मेजर रोल होता है, क्योंकि कीमोथेरेपी चालू होने के बाद लोगों का न्यूट्रिशन काफी कम हो जाता है। तो उनका उस समय कैसा न्यूट्रिशन होना चाहिए, खाना कैसा होना चाहिए, डाइट कैसे होनी चाहिए। बहुत लोग हमको पूछते हैं कि शुगर खाओ कि नहीं खाओ, ये खाओ कि नहीं खाओ, है ना। सो हमारे प्रॉपर ऑन्को न्यूट्रिशन या डाइटिशियन है वो पूरा प्लान बना के देते हैं, जिससे पेशेंट का हाइट वेट मेंटेन हो, उनकी मेंटल हेल्थ मेंटेन हो, उनका एपेटाइट अच्छा हो, वेट अच्छा हो, उसके लिए डाइटिशियंस पूरा प्लान देते हैं। साथ ही साथ वहाँ पे इन हाउस लैब है, सारे टेस्ट जो ऑन्कोलॉजी में लगते हैं, ब्लड टेस्ट से लेके मॉलिक्यूलर टेस्ट, एडवांस टेस्ट, वो सारे टेस्ट एमओसी के थ्रू किए जाते हैं। वहाँ पे इन हाउस फार्मेसी है, अपार्ट फ्रॉम कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, जो भी दवा लगती है वो सारे वहाँ पे तुरंत अवेलेबल होते हैं। तो ये सारी सुविधाएं हम लोग एक रूफ के अंदर देते हैं, नीचे देते हैं, एक ही छत के नीचे आपको ये सारी सुविधाएं मिलती हैं। फिजियोथेरेपी जो एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, वो भी एमओसी में अवेलेबल है। तो हमारी कोशिश है कि और जो भी सुविधाएं हैं जो कैंसर पेशेंट्स को जरूरत है जिसकी, वो हम लोग एमओसी के थ्रू देने की कोशिश करेंगे, और इसको और कैसे इम्प्रूव करना है साल दर साल उसको हम लोग कोशिश करके ऐड करेंगे। ये बहुत अच्छा आपका एक इनिशिएटिव है। मतलब आप कैंसर और पेशेंट और उसके फैमिली के आसपास पूरी एक इकोसिस्टम तैयार कर रहे हैं, जिसका उसे बहुत ज्यादा फायदा होगा। और एक चीज जो मैं बताना रह गया, एमओसी में एक होम केयर डिपार्टमेंट भी है। अच्छा। जैसे अगर कोई पेशेंट है जो आज ओपीडी नहीं आ सकता, कोई भी रीजन से, बहुत वीकनेस है या नहीं आ पाते, तो एक होम केयर टीम है जो घर जाके पेशेंट्स को देखती है और डॉक्टर से बात करती है। कभी कभी कोई रिलेटिव नहीं होता लाने के लिए, है ना, और बहुत वीकनेस है, तो क्या करेंगे, तो होम केयर के डॉक्टर है जो घर जाते हैं, सिस्टर से ब्रदर से जो घर जाके देखते हैं और डॉक्टर से कम्युनिकेट करते हैं, और जरूरत पड़ेंगे तो एडमिट करते हैं, या ऐसा है कि नहीं एडमिट की जरूरत है, कोई नॉमिनल ट्रीटमेंट देना है तो उनको घर पे ही दे देते हैं। तो वो एक सर्विस अवेलेबल है। हमारा एक राउंड द क्लॉक इमरजेंसी नंबर अवेलेबल है जिसपे डॉक्टर्स रहते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि पेशेंट कैंसर ट्रीटमेंट लेके घर आ जाता है और उसको ऐसे याद आता है मुझे दही खाना है, खाओ कि नहीं खाओ। अब ये आंसर कौन करेगा? डॉक्टर्स को तो इस चीज के लिए पेशेंट्स नहीं डिस्टर्ब करते कि फोन करके पूछ ले डॉक्टर दही खाओ कि नहीं। सो उनको भी ये कंसर्न रहता है कि मैं किससे पूछूं। उसके लिए हमने एक नंबर क्रिएट किया है जिस पे आपका कोई भी डाउट हो, वो आपको लगेगा कि ये बहुत ही छोटा डाउट है, पर आप उस पर डालिए व्हाट्सएप पे। राइट। अगर वो इमरजेंसी नहीं है तो कुछ ही घंटों में आपको आंसर आ जाएगा, वो भी डॉक्टर को पूछ के, है ना। इस पे पीछे डॉक्टर से बैठे रहते हैं जो मुझे पूछते हैं। मेरे सेंटर पे अगर कोई क्वेश्चन आता है तो मुझे पूछेंगे ये पेशेंट ने ये पूछा है, तो उसको हम लोग रिप्लाई कर देते हैं। तो एक हमने बीच का रास्ता निकाला है इन छोटे प्रश्नों के लिए, जिसके लिए पेशेंट को कोई एक्सेस ही नहीं होता। अब डॉक्टर को, ऑन्कोलॉजिस्ट को मैसेज नहीं कर सकते इन चीजों के लिए, और इन छोटी चीजों के लिए आप पूरा छुट्टी लेके ओपीडी में भी जाना नहीं चाहते हो क्योंकि समय जाता है, फिर करेंगे क्या? तो उसके लिए बीच का रास्ता है। ये नंबर क्रिएट किया है जो फोन 24 घंटा अवेलेबल है, व्हाट्सएप पे अवेलेबल है, और जिसके ऊपर डॉक्टर्स ही बैठे हुए हैं और आपको जेन्युइन एडवाइस देंगे। तो ये होम केयर और ये जो सर्विसेज है, इमरजेंसी टॉक टू द डॉक्टर सर्विसेज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छी सर्विसेज है मुझे लगता है पेशेंट्स के लिए। राइट। मैंने बीच में एक न्यूज़ देखी थी या फिर बहुत ऐसे मैसेजेस भी देखे थे कि कोई रशियन वैक्सीन है, इंजेक्शन है जो कैंसर को क्योर कर देता है, तो क्या ये सच है? ये जो आपने सवाल पूछा है मुझे हर दूसरा पेशेंट पूछता है कि मेरे बीमारी में वो वैक्सीन कब आने वाली है। अच्छा। हाँ, मैंने ये सुना था वो मेरे बीमारी में कब आने वाली है, हर दूसरा पेशेंट मुझे पूछता है। तो रशिया से ये न्यूज़ आया था और ऐसी वैक्सीन बहुत सारी कंट्रीज बनाने का कोशिश कर रही है। डेफिनेटली प्रोस्टेट कैंसर में ऐसी वैक्सीन है, पर उससे भी बीमारी क्योर नहीं होती, और वो वैक्सीन काफी पुरानी है, उससे भी बीमारी कंट्रोल होती है, पर इतनी वो प्रोस्टेट में सक्सेसफुल नहीं हुई थी। हाँ, आगे जाके कोशिशें चल रही हैं कि ऐसा कोई दवा निकले जो उसको क्योर कर सके, पर अभी आप मुझे पूछोगे 2025 में, तो अभी फिलहाल ऐसा कोई वैक्सीन नहीं है जो बीमारी को क्योर कर सके। ओके। हमारी तहे दिल से इच्छा है कि ऐसा कुछ आए और कैंसर क्योर हो जाए। राइट। बट अभी फिलहाल आप मुझे पूछोगे तो ऐसा अवेलेबल नहीं है। डॉक्टर साहब, मैंने सुना है कि शुगर खाने से आपका कैंसर बढ़ जाता है या फिर आपको कैंसर कंट्रोल करने में बहुत दिक्कत होती है, तो क्या ये सच है?
सो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है पेशेंट के हिसाब से, क्योंकि मेरे सारे पेशेंट्स मुझे ये पूछते जरूर है कि डॉक्टर शुगर खाने से कैंसर बढ़ जाएगा। और मुझसे बिना पूछे भी बहुत सारे पेशेंट्स ना शुगर खाना बंद कर देते हैं। अच्छा। हाँ, बताते भी नहीं है। और फिर कभी कभी पेशेंट बोलता है कि ये लोग मुझे चाय में शुगर नहीं दे रहे हैं, फीकी चाय पिलाते हैं। तो ये 3-6 महीने होने के बाद कभी कभी बताते हैं। तो आप सोचिए। तो मेरा सबको यही कहना होगा कि अभी तक ऐसा कोई प्रूफ नहीं है कि शुगर खाने से कैंसर बढ़ता है। कोई भी प्रकार की शुगर ज्यादा मात्रा खाने से शरीर के लिए अच्छी नहीं है, हम सब जानते हैं। इससे वजन बढ़ता है, बाकी के प्रॉब्लम्स होते हैं। बट जितना रिक्वायर्ड है, जैसे चाय में जितनी शुगर लगती है उतना लेने में कोई दिक्कत नहीं, उससे कैंसर में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो मैं क्लियरली बताना चाहूंगा कि शुगर खाने से कैंसर का कोई संबंध नहीं है। ओके। आप जो आपकी डेली रिक्वायरमेंट है उसमें जो शुगर से आप जरूर ले सकते हैं, उससे कैंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपका कैंसर उससे बिल्कुल नहीं बढ़ेगा या कीमोथेरेपी का असर उससे कम होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये मैं आपको बता चाहूँ। ओके डॉक्टर साहब, मैंने सुना है कि अल्कलाइन वाटर पीने से कैंसर के सेल्स मर जाते हैं, क्या ये सही है? मैं इस पे इतना ही कहूंगा कि कोई भी प्रकार का आप पानी पीजिए या अल्कलाइन वाटर है, जो भी है, आप बाहर से जो भी लोगे ना, आपके पास 2 किडनीज है। इनका काम होता है आपके बॉडी का पीएच मेंटेन करना। उसको अल्कलाइन करना है, एसिडिक करना है, ये आपकी किडनी के हाथ में है, आपके हाथ में नहीं है। करेक्ट। अगर कल मैं इतना सारा नमक भी खा लूं अल्कलाइन समझ के, तो भी मेरा बॉडी का पीएच में अल्कलाइन कर पाऊंगा? बिल्कुल नहीं। ये मेरे किडनी पे डिपेंड करता है। सो आप अल्कलाइन वाटर लीजिए या कुछ लीजिए, उससे आपके बॉडी में पीएच में कुछ फर्क नहीं पड़ता है और उससे कैंसर के सेल्स को कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो अगर आप ये सब कर रहे हो, उस पर खर्चा कर रहे हो, तो प्लीज स्टॉप कीजिए। इस पानी को आप घर पे तरकारी सब्जी साफ करने के लिए जरूर यूज कर सकते हैं, पर इससे आपके कैंसर के सेल जाएंगे ऐसा मत सोचिए और इसके पीछे पैसे मत वेस्ट कीजिए। ओके। ऐसा कोई भी साइंस प्रूवन नहीं है। जब कैंसर डिटेक्ट होता है तो लोगों को ऐसा लगता है कि अब मेरे पास 3-4 या फिर 6 महीने बचे हैं, क्या ये सच है? आपने जो सवाल पूछा है, ये लोग खुद को एक जवाब देते हैं और ऐसे यूज करते हैं कि मुझे अभी कैंसर हो गया तो मेरे ख्याल से 3-6 महीने में सरवाइव करूंगा। पर ये मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज 2025 में आप कोई भी बीमारी लीजिए कैंसर की, और कोई भी स्टेज लीजिए, उसमें बहुत अच्छे ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है। मैं आपको एग्जांपल दूंगा। लंग कैंसर, 4th स्टेज का लंग कैंसर, जो 2005 या 2006 में जिसके पेशेंट 12 महीने भी नहीं निकाल पाते थे, आज उस कैंसर में कुछ लोग 5-5 साल 10-10 साल निकाल रहे हैं। इतने एडवांस ट्रीटमेंट उसमें आए हैं। मेजोरिटी लोग तो उसमें 3-4 साल के ऊपर चले जाते हैं, 50% के ऊपर, 3 साल के ऊपर चले जाते हैं। आप ब्रेस्ट कैंसर ले लीजिए, आज ब्रेस्ट कैंसर के भी 4th स्टेज के पेशेंट्स 5 ईयर्स तक पहुंच जाते हैं। हाँ, कुछ पेशेंट्स रहते हैं बट जो ज्यादा लंबा समय नहीं जाते, पर वो नंबर बहुत कम है। राइट। तो मैं एक छोटा मैसेज देना चाहूंगा, कैंसर आज हो जाता है तो किसी का भी लाइफ इतना छोटा नहीं होता है। कोई भी स्टेज ले लीजिए, अगर आप सही डॉक्टर के पास जाओगे और कोशिश करोगे, डेफिनेटली बहुत सारे अच्छे इलाज है और एक लंबी आयु की आप अपेक्षा कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच डॉक्टर, आप आज यहाँ पे आए, आपने कैंसर जैसे एक सेंसिटिव टॉपिक को और उसके हर एक पहलू को, फाइनेंशियल, इमोशनल, सोशल और आपके कैंसर केयर सेंटर्स एक पेशेंट की लाइफ में कैसे एक वैल्यू ऐड कर सकते हैं, इसके बारे में दर्शकों को बताया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।